जिला प्रशासन ने बताया पॉजिटिव। कोरोना की दहशत के चलते घर में हो गई दो मौतें। कोरोना संक्रमण काल नागरिकों पर पता नहीं और कितने सितम ढाने वाला है, लेकिन शहर के एक परिवार पर कोविड-19 के नाम पर प्रशासन ने जो गेम खेला है, इसके चलते इस परिवार को दो मौतों का मंजर देखना पड़ा है। शहर के ही निवासी अकबर खान जो कि कोविड नेगेटिव थे, इसके बावजूद प्रशासन ने उन्हें पॉजिटिव बता दिया। घर पर कंटेनमेंट एरिया भी बना दिया गया। इसी दहशत में अकबर खान की तो मौत हो गई, साथ ही उनकी मौत के गम में उनके एक अन्य भाई भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। इस पूरे मामले की शिकायत अब पीड़ित के पुत्र अशफाक खान ने पुलिस थाना नागदा में करते हुए दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। आइए हम बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। मामले में मृतक के पुत्र अशफाक ने बताया कि उनके पिता अकबर खान जो कि हृदय की बीमारी से ग्रसित थे, इनका अचानक 21 जुलाई को सांस लेने में दिक्कत व घबराहट होने पर उन्हें डॉक्टर सुनील चौधरी को दिखाने के लिए भाई लेके गया। डॉक्टर चौधरी उनके फैमिली डॉक्टर हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने उनका इलाज करने से मना करते हुए सिविल हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया तथा डॉक्टर चौधरी ने बिना किसी जांच पड़ताल के मौखिक रूप से 99% कोरोना होना बताया। बहुत आग्रह करने के बाद डॉक्टर चौधरी ने एक्सरे व ईसीजी करवाया। एक्सरे देखने के बाद डॉक्टर चौधरी ने उन्हें निमोनिया होना बताया। निमोनिया की पुष्टि होने के बाद भी भेदभाव पूर्वक इलाज करने से इनकार कर दिया और बहुत ज्यादा कोरोना का टेंशन पैदा कर दिया, जिसके चलते उनके पिताजी घबरा गए। डॉक्टर चौधरी ने उन्हें सरकारी हॉस्पिटल रेफर भी कर दिया। सिविल हॉस्पिटल नागदा में पदस्थ डॉक्टरों द्वारा उनके पिता की कोरोना जांच का सैंपल लिया तथा 2 घंटे एडमिट रखने के बाद उपचार हेतु उज्जैन माधवनगर सिविल हॉस्पिटल रेफर कर दिया। अगले दिन 22 जुलाई को रात्रि 1:20 पर नागदा का प्रशासनिक अमला उनके निवास स्थान 30 अयोध्या दास कॉलोनी जवाहर मार्ग गली नंबर 1 नागदा पर पहुंचा तथा परिवार को बताया गया कि अकबर खान की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसके चलते मकान को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर सील कर दिया गया। उनके पिता की 23 जुलाई को मृत्यु हो गई। मृतक के पुत्र ने बताया कि प्रशासन को उनके पिता की रिपोर्ट नेगेटिव होने की जानकारी होने के बाद भी मकान कंटेनमेंट एरिया घोषित कर परिवार को 22 जुलाई को बैरिकेडिंग कर कैद कर दिया गया तथा कंटेनमेंट एरिया 1 अगस्त तक बनाए रखा। घर कंटेनमेंट होने की वजह से परिवार और आसपास के लोग इस विपदा में भी घर नहीं आ सके। अशफाक ने ये भी बताया कि उनके पिता की मृत्यु के गम में उनके चाचा वहीद खान जो कि पैतृक निवास रायपुर झालावाड़ में रहते हैं, उनका भी देहांत हो गया। अशफाक ने बताया कि उनके चाचा को इस बात का बहुत अधिक अफसोस था कि वह अंतिम समय में अपने भाई से नहीं मिल सके। माधवनगर हॉस्पिटल में संपर्क करने पर मालूम हुआ कि रिपोर्ट तो नेगेटिव थी। अशफाक ने बताया कि पिता की मृत्यु के बाद 7 अगस्त को उज्जैन स्थित माधवनगर स्थित सिविल हॉस्पिटल जो कि कोविड-19 सेंटर बनाया गया है, परिवारजन गए, जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने बताया कि इस मामले में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप डॉक्टर सोनानिया से मिले। जब वह डॉक्टर सोनानिया से मिले और पिताजी की कोरोना रिपोर्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आपके पिताजी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इस बात से सभी परिजनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई और बहुत आघात पहुंचा और उन्होंने तुरंत आपत्ति लेते हुए स्थानीय जिला चिकित्सालय उज्जैन व नागदा के डॉक्टर्स व प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए कि जब उनके पिता कोरोना पॉजिटिव नहीं थे तो उन्हें हमसे आखिरी वक्त में अलग क्यों रखा गया, वहीं हमारे घर को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर 10 दिनों तक कैद क्यों किया गया। जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का अंतिम संस्कार किया जाता है, उसी प्रकार उज्जैन जिला प्रशासन द्वारा उनके पिता का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार के दौरान भी स्वास्थ्य विभाग के 2 व्यक्तियों के अलावा 2 पुलिस जवान तैनात थे। नागदा पुलिस में आपने शिकायत करी कि आपके पिताजी की जो कोरोना रिपोर्ट थी नेगेटिव थी और पॉजिटिव बता के उनको वहाँ अस्पताल में भर्ती किया गया। क्या है पूरा मामला? भाई मामला ये घटना पूरी इस तरह से है कि मेरे अब्बा का स्वास्थ्य 20 जुलाई को तबीयत खराब होती है, तो डॉक्टर चौधरी के इलाज के लिए जाते हैं। डॉक्टर चौधरी उनको ट्रीटमेंट करते हैं जब तक सब पोजिशन नॉर्मल है। 21 तारीख को फिर उनकी तबीयत खराब हुई और वो फिर पुनः वापस डॉक्टर चौधरी के यहाँ इलाज के लिए गए हैं। अब डॉक्टर चौधरी के यहाँ जाने के बाद डॉक्टर चौधरी ने इलाज तो नहीं करा, लेकिन इतना ज़्यादा उनको टेंशन बता दिया कि आप बिना कोई रिपोर्ट बिना कोई जांच करे कि भाई आपको 99% कोरोना है और आप सिविल हॉस्पिटल जाएँ। एक पेशेंट आदमी डॉक्टर का ये दायित्व नहीं बनता है कि वो पेशेंट के मुंह पे ये बात बोल दे, उसका इलाज तो नहीं कर रहा, उसको तसल्ली नहीं दे रहा, उसको घबराहट पैदा कर दी। और मेरा भाई जो साथ में उनको लेके गया था, उसके बहुत कहने के बाद डॉक्टर साहब ऐसे कैसे कह रहा हूँ, मैं वो श्योर हूँ, बोले मैं बिल्कुल इनको कोरोना है। तो डॉक्टर मेरे भाई ने बोला इनका कुछ एक्सरा वगैरह कर लें, ऐसे ही कर लें। तो उसके बड़े कहने के बाद डॉक्टर साहब ने एक्सरा करा, ठीक है। अब एक्सरा करने के बाद डॉक्टर साहब ने बताया, बोले इनको नमूनिया हो गया है। तब नमूनिया हो गया तो नमूनिया मेरा सवाल डॉक्टर चौधरी से है कि नमूनिया कोई नई चीज़ नहीं है,
भाई नमूनिया एक बीमारी पुरानी चीज़ है, बुड्ढे को होता है, जवान को होता है, बच्चों को सबको होता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब देखने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं, और इस कदर उन्होंने टेंशन पैदा कर दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे पापा को मेरा भाई लेके घर आ गया। घर आने के बाद घर का माहौल एकदम बिगड़ा। मेरा भाई इस कंडीशन इसका इतना ज़्यादा उसको भी टेंशन में आ गया कि उनको अब्बा को हॉस्पिटल ले जाने की कंडीशन में वो नहीं था। फिर वो उसको घर भेजा, फिर मेरे मामू का लड़का आया और इनको हमने फिर सिविल हॉस्पिटल एडमिट भेजा। अब डॉक्टर चौधरी ने वहीं से उनको लिख के भी दे दिया और फ़ोन भी कर दिया कि आप तो वहाँ जाओ। अब जबकि डॉक्टर चौधरी हमारे फैमिली डॉक्टर है, सबका ट्रीटमेंट वहाँ चलता है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना दायित्व का निर्वहन नहीं किया और उनको जो ट्रीटमेंट देना था नहीं दिया। अब मेरे अब्बा अगर सिविल हॉस्पिटल में आते हैं, आने के बाद सिविल हॉस्पिटल जो डॉक्टर लोग थे उन्होंने उनको एडमिट किया, ऑक्सीजन लगाया और शायद उनको कुछ इंजेक्शन भी लगाया, क्योंकि मैं तो वहाँ था नहीं। 12-2 घंटे उनको एडमिट रहा, उनको आराम हो गया उसके, और हाँ कोरोना का उन्होंने सैंपल लिया और फिर उनको 6 बजे एम्बुलेंस से उनको उज्जैन रेफ़र किया उन्होंने माधवनगर हॉस्पिटल में। जब तक अब्बा बहुत बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात बराबर हो रही थी, क्योंकि मैं जो अहमदाबाद में था, मैं नागदा में उस टाइम मौजूद नहीं था। अब बात बराबर हुई थी। अब्बा 7:15 बजे के आसपास एडमिट हुए माधवनगर हॉस्पिटल में। अब 21 तारीख रात निकलती है, 22 तारीख का दिन भर निकलता है। दिन भर उनसे बात हमारी हुई तो वहाँ जाने दे नहीं रहे थे, जाने दिया नहीं, हम वहाँ पहुँच नहीं पाए, उनसे मिल नहीं पाए। हम अब्बा से जो बात हो रही थी ऐसी कोई घबराने वाली बात, ऐसी टेंशन की नहीं थी। ठीक है, हमने सोचा ना, डॉक्टर ने नमूनिया बताया, नमूनिया का इफेक्ट है, सांस में दिक्कत आ रही थी उनको। अब रात को हमें पता चलता है 1:30 बजे के आसपास के अब्बा की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। खैर उसके पहले 11 बजे हमें खबर मिल गई थी, 10-10:30 बजे मतलब फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से वैसे ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। लेकिन हमने अब्बा को, हमारा अब्बा हार्ट पेशेंट भी हैं और हॉस्पिटल में एडमिट थे, आईसीयू में एडमिट थे, रात का समय 10-11 बजे हुई थी। लेकिन हमने फ़ोन करना मुनासिब नहीं समझा कि अब्बा शायद अगर अपन उनको रिपोर्ट देंगे तो वो घबरा जाएंगे, टेंशन होगा। लेकिन हमने तो फ़ोन नहीं करा, लेकिन एक पुलिस अधिकारी ने कंट्रोल रूम से उनको फ़ोन करके डिस्टर्ब करा, जो कि सरासर गलत और एक बहुत बड़ा जुर्म मेरे नज़र में होता है। अब कानून के नज़र में होता ही नहीं होता, वो कानून से बंद देखा जाएगा, लेकिन उसने फ़ोन करके उनको डिस्टर्ब करा और उनको 11:10:49 का ऑन रिकॉर्ड है और 9:42 वो शख्स बात करता है। अब आप समझ सकते हैं पुलिस वाला किस अंदाज बात करेगा। पुलिस वाले को ये ड्यूटी नहीं बनती कि एक इंसानियत के नाते भी नहीं हो सकता कि आदमी पेशेंट है, हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में एडमिट है, पिछले 24 घंटे से उसको ऑक्सीजन चालू है, और आप उससे क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। इतने क्राइम हो रहे हैं, मैं सवाल कर दूंगा कलेक्टर साहब से, इतने क्राइम हो रहे हैं उसके बारे में कभी आपने इतनी बारीकी से इतना इंक्वायरी करी आपने कि रात को घर में किसी के जाके इस तरीके से आप हमारा घर 1:30 बजे क्वारंटाइन करना ही होगा। 1:30 बजे पूरा स्वास्थ्य विभाग की टीम, पुलिस वाले शामिल है, पूरी बारात की बारात कम से कम 25-30 लोग मेरे घर पहुँचते हैं। ये कहाँ का तरीका, कहाँ का सिस्टम है? अरे हम कोई भग जाएंगे क्या? अगर सपोज करो मेरे घर पर अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या हो गया? क्या बहुत बड़ा जुर्म हो गया? ये सुबह भी हो सकता है, लेकिन सिस्टम इतना बिगाड़ रखा है और कोई समझने को तैयार नहीं। लेकिन हमारे साथ बीता है, हमें तकलीफें सीखे, तुम्हारे साथ बीते का पता चला है। मैं निवेदन करूँगा कलेक्टर साहब, अगर आपके साथ होता, अगर एडीएम साहब के साथ होगा तो पता चले, अगर आपके पिताजी अगर आपके चले जाते और आपके साथ ये व्यवहार होता है तो ये बिल्कुल गलत है। अब वो पुलिस वाला उनसे बात करके, अब उसने पता नहीं क्या बात करी, लेकिन उस बात के बाद अब्बा के फ़ोन पर कोई फ़ोन नहीं आता है। उसके बाद ये अपना स्वाभाविक मामला है, क्योंकि उनको टेंशन बढ़ा और टेंशन बढ़ने के बाद सुबह 23 रात निकलती है, 23 तारीख को सुबह 9:15 बजे मेरे अब्बा को फ़ोन करता हूँ उनकी खबर मालूम करने के लिए। तो ड्यूटी डॉक्टर ने फ़ोन उठाती और वो खबर मुझे देती कि बोले आप कौन है? मैंने कहा क्या बोलता हूँ, बोले आपके अब्बा का, बोले कि सडनली मॉर्निंग में अटैक आया और ये एक्सपायर हो गए। अब आप समझ सकते हो कि ये खबर सुन के मेरा तो बहुत दिमाग ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ा, मेरे हाथ पैर फूल गए। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को संभालते हुए फिर उसने डबल बात करी। मैंने क्या ये गलत तो नहीं है? मैंने कहा रात तक मेरे अब्बा अच्छे थे, क्या हो गया इनको एकदम? अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात कि वो हमें फ़ोन नहीं कर रहे हैं। हॉस्पिटल से 8:20 में उनकी मौत होना उन्होंने बताया है और 9:15 बजे मैं फ़ोन करता हूँ तो उनका जवाब क्या आता है? बोले कि हमारे पास इनके अलावा कोई नंबर नहीं है। यार आपके पास मोबाइल मौजूद है, आप पढ़े लिखे लोग, आपको इतनी समझ नहीं है कि इसकी कॉल डिटेल निकाल के वो देख के उनको उस फ़ोन में कोई लॉक भी नहीं लगा हुआ था कि आपको दिक्कत आएगी हम कैसे फ़ोन को अपडेट करें? क्या आपको इतनी समझ नहीं है? अच्छा, जब सिविल हॉस्पिटल में मेरे अब्बा को एडमिट मेरा भाई करने गया और उस टाइम वो उनने भी नंबर दिया उनको हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल वाले क्या बोलते हैं? बोले कि नहीं हमें तो अटेंडर का नंबर नहीं चाहिए, बोले हम तो पेशेंट का ही नंबर लेते हैं। अब ये कौन सा सिस्टम है साहब? किसी फैमिली का मेंबर का आप नंबर लें, अटेंडर का नंबर लें, कम से कम कोई इमरजेंसी आती है तो आप फ़ोन तो कर सकते हैं ना। अब हमारे पिताजी मेरे अब्बा का तो इंतकाल हो गया, खबर नहीं दे रहे हैं। ये सिस्टम चल रहा है हमारे यहाँ का। बहरहाल हमें खबर मिलती है, खबर मिलने के बाद उन्होंने फिर हमें नागदा थाने से बात होती है, हमें 5 आदमी की परमिशन मिली। हम 3 ही जने घर के लोग मौजूद थे क्योंकि मेरे 2 भाई बाहर रहते हैं। हमने उज्जैन गए, उज्जैन से वो दफनाया उनको वहाँ पर।
बहरहाल ये सब मामला घटना ख़त्म होता है और हमारे को 10 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता है। अब अगली कहानी आती है कि जो उसके बाद जब हम 1 तारीख को हमें इन्होंने क्वारंटाइन से फ्री करा, उसके बाद हम उज्जैन जाके इंक्वायरी करने, क्योंकि हमको तसल्ली भरोसा नहीं हुआ कि जो सिस्टम चल रहा है, जो हम फेसबुक व्हाट्सएप पे देख रहे हैं कि यार पेशेंट को इंजेक्शन लगा दिया जा रहा है, पेशेंट को मार दिया जा रहा है, रोज़ कुछ ना कुछ आ रहा है। तो हमारा भी दिल माना नहीं, क्योंकि अब्बा 10 बजे तक बात करी अब्बा ने। हाँ, 10 बजे अब्बा के दोस्त की भी बात हुई, बराबर अच्छी उन्होंने बात करी, 11 बजे फ़ोन उन्होंने अटेंड करा। तो जब पेशेंट अच्छा है, कोई दिक्कत है, एकदम क्या हो गया। बहरहाल हमने डॉक्टर हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाने के बाद जो ड्यूटी डॉक्टर से हमने बात करी तो उन्होंने बोला कि आप इसके बारे में, उन्होंने पूरा घटना में बताया कि इस तरीके से मामला बना है, इनको रात को तबीयत खराब हुई, इनको अटैक आया और अटैक के वजह से ये एक्सपायर हुए और मौत का कारण उस डॉक्टर ने कहा मैंने इनको हार्ट अटैक है। फिर भी उसने बोला अगर आपको कुछ और जानकारी लेना है तो हमारे बड़े साहब डॉक्टर सोनानिया साहब से आप मिलें। अब हम डॉक्टर सोनानिया साहब से मिलते हैं, उनसे हमने फ़ोन पर बात की, उन्होंने हमें टाइम दिया 7 बजे मिलने का। अब मिलने के बाद डॉक्टर साहब ने पूरे हमें घटना बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, और उसके बाद जब हमने उनसे सवाल किया था उनकी रिपोर्ट के बारे में, जब हमने पूछा तो उनका कहना है कि ये तो नेगेटिव पेशेंट थे। अब ये बात सुनते हमारा दिमाग खराब, जब नेगेटिव पेशेंट थे फिर हमें पॉजिटिव बता के हमारा घर सील कर दिया, हमारे तरफ जुल्म ज्यादती उन्होंने करी, और इस पॉजिटिव बता के हमने कितना मानसिक टेंशन हमने उठाया ये हम समझ सकते हैं, और सबसे ज़्यादा हमने उस तकलीफ को उठाई है। अब डॉक्टर साहब को बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये ऐसे कैसे हुआ। मैंने साहब भाई तो आप बताए, आप जान सकते हैं। तो डॉक्टर साहब को अफसोस होने वाले मैं आपको रिपोर्ट दिलाता हूँ। बहरहाल उस दिन रिपोर्ट हमें मिल नहीं पाई। 11 तारीख को फिर हमें डॉक्टर साहब ने बुलाया और 11 तारीख को उज्जैन जाके सिविल हॉस्पिटल से अपने चरक भवन से जहाँ रिपोर्ट मिलती है वहाँ डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया, आवेदन मैंने वहाँ दिया और आवेदन के ब्याज पे मुझे रिपोर्ट मिलती है। अब रिपोर्ट मिलने के बाद हम देखते तो वो जो डॉक्टर साहब ने बताया तो वही मामला बना। अब सवाल ये आ रहा है कि जब हमारे अब्बा नेगेटिव थे तो पॉजिटिव पता नहीं क्या जरूरत पड़ रही है। अब इसके पीछे क्या खेल चल रहा है ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, और इसके पीछे मामला कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, बड़े अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। और इसमें सीधा सीधा मामला जो मुझे पेपर के माध्यम से और ये बीच में खबर मिली थी कि शायद जो क्वारंटाइन करते हैं इसके एवज में इनको बड़ी रकम मिलती है। इसका या तो खंडन करे, कलेक्टर साहब करे और एसडीएम साहब खंडन करे कि ये गलत बात है, ये जो सोशल मीडिया पे चल रही है तो फिर आप उस पर कार्रवाई करो जो आदमी खबर चला रहा है। और क्वारंटाइन आपने कर दिया वो तो उसके एवज में ये या तो रकम का खेल है, पैसों का खेल है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब इनका सोचना ये है कि आम आदमी पब्लिक को क्या पता चलता, हम जो कर देंगे वो चल जाएगा। इसका तो हमारे साथ हुआ पता नहीं और कितने लोगों के साथ ऐसा करा होगा इन्होंने। और क्वारंटाइन करते कि एक पर्दा इधर बांधे इधर पैक करते आदमियों को घेर देते, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इसके अलावा मेरा एक और सवाल एसडीएम साहब से कलेक्टर साहब से भी रहेगा कि मैं आपसे भी सवाल अभी पूछ लूँ कि भाई सैनिटाइजर काहे के लिए किया जाता है, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल रहेगा। भाई सैनिटाइजर कर रहे हैं हम, आपका जवाब ये आएगा कि भाई संक्रमण अगर फैल गया तो उसको ख़त्म करने के लिए, या संक्रमण फैले नहीं, क्या हम बेवकूफ़ में टाइम खराब कर रहे हैं, पैसा खराब कर रहे हैं, ये है ना, इसलिए हम कर रहे हैं ना। अब जब आपको मालूम है कि ये पेशेंट पॉजिटिव है, इनकी मौत हो चुकी है कोरोना पॉजिटिव की वजह से, तो फिर इसके घर में संक्रमण कितना ज़्यादा है। लेकिन एक दिन ना तो हमारे घर में सैनिटाइजर की बात हुई, ना मोहल्ले में हुआ, कुछ कहीं से कहीं तक सैनिटाइजर भी होता नहीं है, और प्लस दूसरी बात हमारे फैमिली मेम्बर की कोरोना की जाँच भी नहीं होती है। तो आपने ये क्यों नहीं करा भाई, जहाँ सीधा सीधा सवाल बनता है। इसका मतलब एसडीएम साहब को ये मालूम था कि घर के अंदर कोरोना पेशेंट नहीं थे, ये नेगेटिव थे, इसलिए घर की टेंशन लेने की अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। एक आदमी यहाँ झाँक के आने को तैयार नहीं, और ये ना तो इन्होंने सैनिटाइजर हुआ है, ना पेशेंट, ना तो हमारे घर वालों की इसकी रिपोर्ट ली इन्होंने। तो इससे सीधा सीधा मामला पता चलता है कि आपकी जानकारी में है, तो इस हिसाब से मामला करा आपने। और दूसरा मेरा जो सबसे बड़ी बात, सबसे गंभीर जो मेरा आरोप मैं लगा रहा हूँ और जो मैं मांग कर रहा हूँ कि उस आदमी के ऊपर तो हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि जिस आदमी ने जो बात नहीं करना थी वो करी। 11 बजे तक एक आम आदमी में हम फ़ोन करने में सोचते हैं कि भाई इनको फ़ोन करें कि नहीं करें, और आप समझ सकते हो कि एक पुलिस थाने से, डिपार्टमेंट से अगर फ़ोन जाता है, कितने ही बड़ा आदमी होशियार होगा लेकिन उसको भी हाथ पर खुल जाते, कोई थाने से फ़ोन क्यों आया है, उसको घबराहट पैदा हो जाती है। अब इनको समझनी पड़ेगी कि एक आदमी पेशेंट से मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, हम मौजूद थे, हम थोड़ी गए थे, हम घर वाले समझा मौजूद, हाँ हमें फ़ोन करते, हमसे बात करते कि पेशेंट कहाँ गए थे कहाँ नहीं गए थे। और इसके पहले आपने जिससे अगर इंक्वायरी कर ली उसके बारे में आपने क्या कर लिया, अच्छा ये चलो शो कर दो आप कि हम ये पेशेंट जो इंक्वायरी करते हैं तो इसके बारे में हम ये फॉलो कर रहे हैं, उसको आपकी रिपोर्ट बता दो आप हमें। कुछ थे कहीं तक कुछ था, सिर्फ इन्होंने ये बहुत गलत, जो सबसे ज़्यादा गंभीर बात है और वो उसी वजह से मामला बिगड़ा। डॉक्टर सोनानिया साहब का ये कहना था भाई ये इनको हार्ट अटैक आया है और इनके मौत का कारण हार्ट अटैक है। तो अब मेरा आपसे सवाल है कि हार्ट अटैक खुशी से नहीं आता, वहाँ कोई खुशी की बात नहीं थी, अफसोस और टेंशन के हॉस्पिटल में पेशेंट आदमी है। उसके बाद ही इनका मामला बिगड़ा, तबीयत बिगड़ी और ये इनका इंतकाल हो गया। तो मेरी मांग आवेदन देकर टीए साहब से कल मैंने आवेदन दिया है, टीए साहब ने मुझे आश्वासन दिलाया कि ये बिल्कुल उनको भी बहुत अफसोस हुआ
यही साहब ने जब पूरा मामला देखा, पूरा पेपर देखे, पढ़े, उन्होंने रिपोर्ट देखी, तो उनको बेहद अफसोस हुआ। बोले कि बहुत गलत हुआ ये, कहीं ना कहीं सिस्टम में चूक है। बोले मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा, आप आवेदन देके जाएँ और अगले की कार्रवाई आप आगे की तैयारी करें। तो मैं बिल्कुल आज से मांग करता हूँ और डी साहब से भी मेरा ये निवेदन है कि इसमें जो भी दोषी लोग हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और न्याय की मुझे उम्मीद है। और अगर न्याय से कुछ मामला नहीं बनता तो मैं आगे कोर्ट तक इस मामले को लेके जाऊँगा, हाई कोर्ट दूंगा। इसके आगे जो मेरे से बन सकेगा वो मैं कार्रवाई करूँगा। ये मेरा मामला। सर्वपित्र अमावस्या पर पितरों के मोक्ष के लिए श्याम प्रेमियों द्वारा गुरुवार को खाटू श्याम मंदिर मेहतवास में संकीर्तन का आयोजन किया गया। विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में पांचाल समाज द्वारा समाज की धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समाज के अध्यक्ष दिनेश मंडोरा के अनुसार उज्जैन जिला चिकित्सालय टीम के सहयोग से आयोजित शिविर में 27 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया है, जो थैलीसेमिया बीमारी से पीड़ित मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। आज विश्वकर्मा जयंती के इस पर्व पर पांचाल समाज द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिला वर्ग और पुरुष वर्ग ने सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और करीब 27 यूनिट हमने आज पांचाल समाज के द्वारा आज यहाँ सिविल हॉस्पिटल उज्जैन को रक्तदान दिया है। और सभी को बताना चाहूँगा कि रक्तदान बहुत बड़ा महादान होता है और इसमें सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की ज़रूरत है और आवश्यकता है। उज्जैन से हमारे बीच में पूरी टीम यहाँ पर आई है और निश्चित ही उनका बहुत ही अच्छा सहयोग रहा है, तो उन्हें पांचाल समाज की ओर से प्रशस्ति पत्र भेंट कर उन्हें सम्मान करने के लिए मैं जयश्री मैडम को आमंत्रित करता हूँ कि वे श्रीमती मीनाक्षी निंजे का स्वागत। श्री BL परमार जी, उनके स्वागत के लिए मैं दिनेश जी मंडरा से करूँगा कि वे प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश धाकड़ द्वारा सब्जी मंडी में कपड़े की थैलियों का वितरण किया गया। धाकड़ ने बताया कि वर्ष 2019 में नवदुर्गा उत्सव के दौरान भव्य स्तर पर जन सहयोग से कपड़े की थैलियों का वितरण किया गया था। तब से लेकर आज तक लंबा अंतराल होने के बाद भी दोबारा कपड़े की थैलियां वितरित की गई है। उन्होंने बताया कि कपड़े की थैली वितरण करने का एकमात्र उद्देश्य है कि नागरिक प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। सर्वप्रथम तो मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और नागदा नगर की और आसपास की जनता की ओर से उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि उनके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बने। जैसे कि उनकी सोच थी पॉलीथीन मुक्त भारत, क्योंकि पॉलीथीन के उपयोग से
मुख पशुओं को के खाने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, पर्यावरण का नुकसान होता था। आज हमने नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर जन जागरण के माध्यम से कपड़े की थैली का वितरण विश्व युवा मंडल के माध्यम से किया और हमने नागदा नगर की जनता से निवेदन किया कि वे पॉलीथीन का उपयोग न करें, पर्यावरण को स्वच्छ करें, नागदा नगर को स्वच्छ रखें। हम सब मिलकर इस नागदा को स्वच्छ नागदा बनाएं, स्वस्थ नागदा बनाएं। साथ ही हमने जो थैलियां हैं उस पर हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ नागदा, इस तरह के स्लोगन के माध्यम से जनता तक जन जागरण करने का काम किया। आज नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है उस सोच को लेकर हम युवाओं ने एक पहल की है और जनता से यही अपील है कि हम सब मिलकर हमारे नगर को, प्रदेश को और देश को, जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच है वैसा हम इस नागदा को बनाने का काम करें। दुर्गा उत्सव के दौरान प्रतिमाओं व झांकियों की स्थापना विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर होगी। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा पत्र जारी किया गया है, जिसमें दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना 10 बाय 10 के पांडाल में 6 फीट तक की मूर्ति स्थापित कर सकेंगे। प्रशासन द्वारा मूर्तिकारों को तत्काल आवश्यक रूप से अवगत भी कराया जा रहा है कि वह 6 फीट से ऊंची प्रतिमा का निर्माण न करें। सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 100 से कम व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। कोविड को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी धार्मिक या सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। गरबा के आयोजन नहीं हो सकेंगे। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। ग्रेसिम उद्योग के ठेका श्रमिकों को लॉकडाउन अवधि के दौरान भुगतान में 22 व 23 मार्च को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। इसको लेकर पूर्व विधायक ने श्रमायुक्त को पत्र लिखा और श्रमिकों को उक्त तिथि का भुगतान हुआ, जिसमें श्रमिकों ने राहत की सांस ली। ग्रेसिम उद्योग ठेका श्रमिकों को लॉकडाउन अवधि के दौरान भुगतान को लेकर 22 व 23 मार्च को अवकाश का पेंच फंस गया था, जिसको लेकर श्रमिकों में विरोधाभास की स्थिति निर्मित हो गई थी। पूर्व विधायक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए श्रमायुक्त को मामले से अवगत कराया। श्रमायुक्त ने 22 व 23 मार्च से अवकाश के संबंध में उद्योग प्रबंधकों को निर्देशित किया, जिससे श्रमिकों को इस तिथि का लाभ मिला और लॉकडाउन अवधि का भुगतान सुनिश्चित हुआ, जिससे श्रमिक और उनके परिवारजनों ने राहत की सांस ली। और हम सबको पता है कि पूरा विश्व कोरोना महामारी से आज जूझ रहा है और नागदा के अंदर भी लॉकडाउन के बाद में ठेकेदारी श्रमिकों का एक गंभीर मामला हम सबके सामने है। पूर्व में एक मामला आया था कि कुछ ठेकेदारी श्रमिक थे कि जिन ठेकेदारी श्रमिकों को वेतन नहीं दिया गया था, उसमें अनेक प्रकार के बहाने थे कि 23 तारीख को वो एब्सेंट थे या 23 तारीख को छुट्टी में थे या 23 तारीख को उनकी रिटर्न हो गई थी। 23/5/2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने एक पत्र भोपाल में जाके दिया और उसमें 2 इशू मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करे पत्र के माध्यम से। एक इशू था ग्रेन लोन का कि जो परमानेंट लोगों को ग्रेन लोन नहीं मिल रहा था और उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करा कि आप श्रम विभाग के अधिकारियों से बात करके और जल्द से जल्द श्रमिक भाइयों को ग्रेन लोन मिले, ऐसी विनती मैंने करी थी। और दूसरी निवेदन मैंने उनसे ये करा था कि जिन ठेका श्रमिक भाइयों को 23 तारीख को रिटर्न, छुट्टी या एब्सेंट होने के कारण पैसा नहीं मिल रहा था, उन लोगों को कोई भुगतान किया जाए। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे पत्र को संज्ञान में लेके और श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित करा और उसका पूरा उत्तर श्रम विभाग के द्वारा मुझे सिलसिलेवार उन्होंने उद्योग समूह से मांगा और उद्योग समूह ने पूरा जवाब प्रस्तुत करा। वो पूरा प्रिंट मैं आपको दूंगा। दूसरा एक गंभीर विषय ये है कि जब मार्च के अंतिम सप्ताह में 22 या 23 मार्च को लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद में केंद्र सरकार के निर्देश पे, मध्य प्रदेश की सरकार के निर्देश पे कुछ माह तक ठेकेदारी श्रमिकों को वेतन दिया गया, लेकिन उसके बाद में उनको वेतन नहीं दिया गया। आज मैं ये जरूर कहूँगा कि नागदा के संपूर्ण उद्योग में जो मेरी जानकारी है 70 से 80% उत्पादन प्रारंभ हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि 70 से 80% उत्पादन के बाद में आज भी मेरी जानकारी अनुसार बहुत बड़ी संख्या में जो मेरे पास जानकारी आती है वो जानकारी ये आती है कि 200, 300, 400 या अधिकतम 500 ठेकेदारी श्रमिकों को वो बुलाते हुए, संख्या भी शायद मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 2,500 से लेके 2600-2700 तक ठेकेदारी श्रमिक
अभी भी ऐसे हैं कि जिनको पूर्णतः घर पे बिठा रखा, उन्हें कोई वेतन हितलाभ नहीं दिया जा रहा। इसी प्रकार से कुछ परमानेंट लोग भी है जिन लोगों को घर बिठा के आधी तनख्वाह दी जा रही है, कुछ को शायद नहीं भी दी जा रही होगी। ये संपूर्ण मामला गंभीर मामला है। इसके लिए मैंने कल ही माननीय जो हमारे श्रम मंत्री जी हैं वो उनके क्षेत्र में थे, विधानसभा में थे, मैंने फ़ोन से माननीय श्रम मंत्री जी से बात करी और श्रम मंत्री जी से मैंने आग्रह करा है कि आप लेबर कमिश्नर को सख्त लहजे में उनको निर्देशित करें कि वो त्रिपक्षीय वार्ता बिठाए, जो उनका एक नियम होता है कि उद्योग समूह भी बैठे, ट्रेड यूनियन के लोग भी बैठे, अगर उचित समझते तो जनप्रतिनिधियों को जरूर बुलाए और ठेका श्रमिकों के भी कुछ लोगों को छांट के, ताकि उनके सामने बात हो तो पूरी पारदर्शिता होगी। ये मैंने श्रम मंत्री जी से कल ही बात करी थी। आज माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष बहादुर सिंह जी बोरमुंडला, हमारे मंडल के अध्यक्ष अतुल जी, धर्मेश जी, अशोक जी, हमारे खचरोद के भी अध्यक्ष जी थे और भी अन्य वरिष्ठ नेतागण हमारे साथ में थे। माननीय मुख्यमंत्री जी आज उज्जैन आए थे और जब वो वापस भोपाल के लिए प्रस्थान कर रहे थे उसके पहले हमने जो हेलीकॉप्टर का जहाँ पे उतरने का पुलिस लाइन में स्थान बनाया था, वहाँ पर करीबन हमने 4 से 5 मिनट तक उनसे बात करी, उनको पत्र भी दिया लिखित में और उनसे आग्रह करा कि अब आपको हस्तक्षेप करना चाहिए। नागदा का एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है और वो मुद्दा है कि ग्रेसिम ठेका श्रमिक जो कि बेरोजगारी की अवस्था में और बड़ा गंभीर चर्चाओं का मुद्दा है इस नागदा शहर का। बीते दिनों क्षेत्र के विधायक जी ने भी नागदा बंद का आह्वान किया था। मैं इस विषय में बाद में आता हूँ, पहले मैं आज के मुद्दे पर आता हूँ। आज हम लोग सब हमारे पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप शेखावत जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी से उज्जैन हेलीपैड पर मिले और हेलीपैड पर समय लेकर मिले और ठेका श्रमिकों के विषय में बड़ी गंभीरता से और बड़ी बारीकी के साथ आदरणीय शेखावत जी, हमारे सांसद अनिल फिरोजिया जी, बहादुर सिंह जी बोरमुंडला जी ने बड़ी गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है, बात बताई है, विषय को समझाया है। ठेकेदारी श्रमिकों की बेरोजगारी की अवस्था व उनसे पड़ने वाले शहर पे जो प्रभाव है वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत हमारे सभी नेताओं को हमें आश्वस्त किया, उनके पीएस को वो पत्र देकर बोला है कि इसका संज्ञान तुरंत लेना है। ये आज ही हम लोग उज्जैन हेलीपैड पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके आए। विगत दिनों रतलाम जिले के चिट फंड कंपनियों के द्वारा किए गए फ्रॉड पर कार्रवाई के अच्छे नतीजों पर वाहवाही लूटी गई थी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। नगर के लगभग हजारों लोग आज भी अपने पैसे सहारा इंडिया परिवार से लेने के लिए भारी मशक्कतें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर अब उपभोक्ता अपना सब्र खोते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को देखने को मिला, जब सहारा इंडिया ऑफिस के कुछ खाता धारक अपना पैसे लेने के लिए पहुंचे तो बैंक मैनेजर भारत राठौड़ के द्वारा खाता धारकों को इधर उधर की बातें कर उन्हें टालने की कोशिशें की गई, जिस पर खाता धारक करण सिंह राठौड़ और शिवराज सिंह मैनेजर पर भड़क गए और पैसे लेने के लिए दबाव बनाया और जमकर हंगामा भी किया और अपने साथियों को भी वहां पर बुला लिया। हमको हमारा पैसा देने आओगे कि नहीं आओगे? उल्टा हमको आपसे पैसा लेने आना पड़े तो ये फिर हम अगली बार तो कुछ छुट्टी देके बाहर निकालूंगा। ईश्वर तो सब चाहता है ना, ईश्वर सब जानता है। अरे यार लोग रो के जा रहे हैं यार, तुमको उनकी तरह देख लो यार, थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए तुमको यार। कहाँ देखता ही नहीं होता, आज ये ताला लगता है यहाँ पे, ठीक है ना? पूरे 10 दिन लास्ट खोल ले। मेरे 5 ही बोला से आपकी डायरी में। विवाद को बढ़ते देखकर सहारा परिवार के अन्य सदस्य भी वहां आ गए और उन्होंने समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया, लेकिन खाता धारक करण सिंह ने पैसे की मांग की, जिस पर बैंक मैनेजर राठौड़ ने लिखित आश्वासन दिया कि 10 दिनों में उनके पैसे उन्हें दे दिए जाएंगे, जिसके बाद विवाद खत्म हुआ। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो प्रतिदिन यहां चक्कर लगाते हैं और अपने पैसे के लिए भटक रहे हैं और यहां के एजेंट और बैंक मैनेजर खाता धारकों को पैसे देने की बजाय खाता या एफडी पूरी होने पर उस एफडी को बढ़ाने का दबाव
बनाते हैं। वहीं नगर में आज भी सहारा बैंक के नाम पर उगाही भी की जा रही है और सीधे साधे लोगों को झांसे में लेकर बैंकों में अकाउंट खुलवाए जा रहे हैं। यहाँ से जूते मार के ले लूंगा भरत जी, आखिरी बार बोल रहा हूँ तुमको। लगा उसको, तुम्हारे हमारे HR कौन है वो? तुम नहीं जानते कौन देना पैसे, कौन देगा इनके लोगों के? कौन देगा पैसे बताओ ना तुम। जूते मना रहा लोग, तुम्हारे चार लोग यहाँ पे आके रो रहे हैं तुम्हारे सामने, जूते मना रहे हो। जूते मार के ले जाऊंगा मैं क्या यहाँ से थाने तक? मैं सबको एक झटके में ला दूंगा पूरे सारे को। यहाँ पेमेंट चाहिए मेरे को आज पूरा। क्या समस्या लेके? ये सहारा इंडिया है, इंडिया परिवार, जो कि यहाँ पे लोग मजदूरी और किसानी करके बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं और यहाँ पे अपनी एफडीआई करवाते हैं, जबकि लोगों की एफडीआई कम से कम 1-1 साल और 1.5 साल से पूर्ण हो गई है। उन लोगों के भुगतान नहीं कर रहे थे। इस विषय को लेकर आज यहाँ सहारा ऑफिस पे आए थे, यहाँ के मैनेजर से बात करी और कुछ मेरे साथ में आए, उन लोगों को पेमेंट बाकी है तो उन्होंने लिखित में 10 दिन का समय दिया। अगर 10 दिन के बाद अगर ये नहीं करते तो यहाँ पे प्रशासन पे भी कार्रवाई कर रहे हैं, उसके साथ में यहाँ पे ताला लगाया गया है। आज कुछ जमाकर्ता आए थे हमारे पास में, आप उनसे परिचित हैं। उनके कुछ भुगतान थे, पूर्व में भुगतान थे उनके, कुछ शेष और बचे हैं, उनको जल्द निपटाने के लिए आश्वासन दिया गया। थोड़ा क्रोधवश उन्होंने ऑफिस भी बंद कर दिया था, फिर आप लोगों के सहयोग से, प्रेम से उन्होंने ऑफिस खोल भी दिया है और वापस काम सुचारू वापस चलने लग गया है। और रही बात उनके भुगतान की, तो जल्द से जल्द उनका भुगतान किया जाएगा। हाँ, मैंने एक आवेदन, उन्होंने बोला मुझे कुछ लिखित में चाहिए, तो मैंने कुछ लिखित में उनको दिया है कि आपका जल्द से जल्द भुगतान किया जाएगा। वैसे मैंने उनको 10 दिन का समय लिया उनसे।